नमस्कार दोस्तों, बाय वाले गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का समरी का सीरीज चल रहा था जिसमें हम बायोलॉजी की एनसीईआरटी का समरी डिस्कस कर रहे थे और इसमें जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे। और आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 5th पार्ट लेकर आया हूं। और आपको पता है इस समरी में हम नीट के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस कर रहे हैं। साथ में एनसीईआरटी के अंदर जो भी कंटेंट गिवन है उसको समरी के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो जिन बच्चों का तैयारी कमजोर है, जिनको एनसीईआरटी से डर लगता है या फिर एनसीईआरटी अभी तक ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए भी, और साथ में जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 1 घंटे के कंटेंट को यानी 1 घंटे में जितना पढ़ेंगे उसी कंटेंट को आप 10 या 15 मिनट में इस क्लास के थ्रू रिवाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा और देखिए लास्ट तक कि हमारा जो समरी है वो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। तो आज हम कवक जगत का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने जो कवक जगत यानी जो फंजाई जो जगत है, फंजाई जो किंगडम है, उसमें हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, कैसे फंजाई होते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे इसकी वेरियस क्लासेज यानी कौन कौन सी क्लासेज हैं। तो पहली क्लास है दोस्तों आपके सामने फाइकोमाइसीटीज। हमने पिछली क्लास में भी बताया था, 4 क्लासें बताई थी। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, इनका जलीय आवास होता है, गली सड़ी लकड़ी पर भी ये उग जाते हैं तथा सीलन भरे स्थानों पर या पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अविकल्पी परजीवी का जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना है कि अविकल्पी परजीवी के रूप में पौधों में पाए जाते हैं। अब इनका जो कवक जाल होता है यानी जो माइसीलियम होता है वो अपटीय होता है, अपटीय बहुकेंद्रिक यानी सिनोसाइटिक होता है, यानी एसेप्टेट होता है। तो एसेप्टेट होता है तो दोस्तों आप कह सकते हैं इनका जो माइसीलियम है एसेप्टेट है, तो यानी बीच बीच में सेल वॉल नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखेंगे, यानी बहुत सारी सेल्स के जो न्यूक्लियस हैं वो एक की साइटोप्लाज्म में दिखेंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बहुकेंद्रित या सिनोसाइटिक कंडीशन दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इनमें अलैंगिक जनन है वो चल बीजाणु यानी जूस स्पोर से भी हो सकता है अथवा अचल बीजाणु यानी एप्लेनोस्पोर से भी हो सकता है। फिर इनका जो बीजाणु ध्वनि होता है, जो स्पोरेंजियम होता है, उसमें ये जो स्पोर्स बनेंगे अंतरजातीय बनेंगे यानी एंडोजीनसली उत्पन्न होते हैं, यानी अंदर ही उत्पन्न होते हैं, बाहर की तरफ से नहीं दिखेंगे, बाहर की तरफ से बन के बिखरेंगे नहीं, यानी अंदर ही स्टोर रहेंगे, उस बीजाणु ध्वनि के अंदर रहेंगे। फिर देखिए दोस्तों 2 युग्मकों के संलयन से इनमें युग्माणु भी बनता है यानी जाइगोस्पोर भी बनता है, यानी लैंगिक जनन की बात की जा रही है यहाँ पर। यानी युग्माणु का मतलब 2 युग्मकों के संलयन से आप कह सकते हैं कोशिक एक सेल बनेगी, युग्माणु बनेगा और फिर उसके अंदर मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद में क्या होगा, बोले एक सेक्सुअल स्पोर बनेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये जाइगो जो स्पोर बन रहा है ये अपने आप में आप कह सकते हैं 2 युग्मकों के संलयन से बनता है। और इन युग्मकों की जो आकारिकी है अगर एक जैसी होती है तो इस कंडीशन को समयुग्मता यानी आइसोगेमस बोलेंगे। और भिन्न भिन्न आकृति के हैं तो असमयुग्मकी या विषम युग्मकी। तो प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा कि ये जो युग्मक एक जैसे होते हैं तो समयुग्मकी अवस्था होती है और एक जैसे नहीं होते तो असमयुग्मकी या विषम युग्मकी अवस्था होती है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये सब इस फाइकोमाइसीटीज में एग्जाम्पल कौन से हैं, तो म्यूकर राइजोपस एंड एल्बुगो। एल्बुगो आपको पता है सरसों पर परजीवी फंजाई के रूप में होता है, यानी एक तरीके से मस्टर्ड पे एक तरीके से पैरासाइटिक फंगी के रूप में ये रहता है दोस्तों। फिर देखिए एस्कोमाइसीटीज, नेक्स्ट वर्ग नेक्स्ट क्लास एस्कोमाइसीटीज। इनको सामान्यतः थैली फंजाई यानी सेक फंगी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको ये ध्यान रखना है सेक फंगी क्यों बोलते हैं। तो यहाँ दोस्तों SAC अंग्रेजी में लिखा हुआ है सेक फंगी, तो इसी के 3 वर्ड से हमने यहाँ देखो क्या बना हुआ है, एस्कोमाइसीटीज बना हुआ है। एस्कोमाइसीटीज में भी 3 वर्ड ये इन्हीं लेटर से, सॉरी वर्ड नहीं 3 लेटर से बना हुआ है। तो एस्कोमाइसीटीज या सेक फंगी एक यानी थोड़ा सा अरेंज करो और सेक फंगी इस तरीके से याद रख लेंगे। अब आप कह सकते हैं इनके अंदर एक कोशिकी भी होते हैं और वैसे जनरली क्या होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे पेनिसिलियम है, लेकिन ये एक कोशिकीय एग्जाम्पल है यीस्ट जिसको हम सेक्रोमाइसिस बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एस्कोमाइसीटीज में आता है ईस्ट। फिर ये ज़्यादा क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं यानी सेफ्रोफाइटिक होते हैं, यानी सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, या फिर अपघटक भी हो सकते हैं, डिकम्पोज करते हैं है ना ऑर्गेनिक मैटर को। और साथ में ये परजीवी भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, या फिर समल रागी यानी कोप्रोफिलस यानी गोबर पे पशु विष्टा पे उगने वाले भी हो सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से एस्कोमाइसीटीज के फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन यहाँ पर अगला फीचर है इनका जो कवक जाल है वो शाखित पट्टी होता है। फाइकोमाइसीटीज से जस्ट विपरीत, यानी यहाँ पर सेप्टेट हो गया, यानी कहने का मतलब शाखित तो है, इसकी शाखाएं निकली हुई हैं, कवक जाल की इस तरीके से शाखाएं निकली हुई हैं, लेकिन पट बने हुए हैं यानी सेप्टम बने हुए हैं इस तरीके से। तो आप कह सकते हैं अलग अलग सेल है, उसका न्यूक्लियस ऐसे अलग अलग दिखेगा, यानी आपको सिनोसाइटिक बहुकेंद्रीय कंडीशन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों अलैंगिक बीजाणु जो बनता है, अलैंगिक जनन होता है उसमें अलैंगिक बीजाणु बनता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोनिडिया बोलते हैं। और कोनिडिया आप कह सकते हैं कहाँ बनेंगे, तो बोले इसके कवक जाल में एक विशेष संरचना होती है जिसको कोनिडियम धरी यानी कोनिडिया 4 बोलेंगे, कोनिडियो 4, और उसके अंदर बहिर्जात रूप से ये उत्पन्न होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोनिडियो 4 है उसके अंदर क्या बन रहा है,
कोनिडिया बन रहा है, यानी एसेक्सुअल जो अलैंगिक बीजाणु है वो बन रहे हैं, यानी एसेक्सुअल स्पोर बन रहे हैं, और ये बहिर्जात यानी एक्सोजीनसली बन रहे हैं, यानी एक तरीके से सरफेस पे बन रहे हैं और बाहर टूट सकते हैं, बाहर बिखर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक्सोजीनसली बन रहे हैं, एंडोजीनसली बन रहे हैं, ये टर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु भी बोलते हैं। अब हमने बोला अलैंगिक बीजाणु को तो कोनिडिया बोलता है, लेकिन लैंगिक बीजाणु को क्या बोल देंगे, एस्कस बीजाणु बोलेंगे, एस्कोस्पोर बोलेंगे। और ये बीजाणु कहाँ बनेंगे, बोले थैली जैसी एक संरचना एस्कस उसके अंदर बनेंगे और अंतर्जातीय रूप में बनेंगे, यानी अंतर्जातीय रूप से ये उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपने देखा कि एसेक्सुअल जो स्पोर हैं यानी अलैंगिक बीजाणु जो कोनिडिया हैं वो कोनिडियन धन के अंदर बन रहे हैं और वो बहिर्जात बन रहे हैं, यानी एक्सोजीनसली बन रहे हैं। लेकिन जो सेक्सुअल स्पोर यानी लैंगिक बीजाणु हैं जिनको मैं एस्कस बीजाणु बोल रहे हैं, एस्कस के अंदर बन रहे हैं, अंतर्जातीय रूप में बन रहे हैं, यानी एंडोजीनसली बन रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो एस्कस है या जो एसाई है ना, एक वचन एस्कस होगा, बहुवचन एसाई होगा, विभिन्न प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी यानी फलन काय के अंदर लगी होती है, के अंदर होती है, और इन फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। तो यहाँ दोस्तों आपने देखा कि एस्कोकार्प एक फ्रूटिंग बॉडी है, इस एस्कोकार्प के ऊपर क्या है, बोले एस्कस लगा हुआ, और एस्कस में क्या है, एस्कस बीजाणु। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रूटिंग बॉडी है, फलन काय है जो माइसीलियम पे लगा हुआ है, यानी फ्रूटिंग बॉडी जिसमें फ्रूट लगेगा एक तरीके से, तो इसको एस्कोकार्प बोलेंगे। एस्कोकार्प के भीतर एस्कस है और एस्कस के भीतर आपका लैंगिक बीजाणु एस्कस बीजाणु है, एस्कोस्पोर है। और यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के लिए ऐसे कहा जाता है कि ये जैव रासायनिक तथा अनुवांशिक प्रयोगों में काफी यूज होता है, जैसे ड्रोसोफिला यूज होता है। तो ड्रोसोफिला तो एक एनिमल है और ये एक कवक है, तो इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। और मोरल और ट्रफल नाम के ऐसे कुछ यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज हैं जो खाने योग्य होते हैं, एडिबल होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट क्लास देखिए बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज हैं वो आप कह सकते हैं इनको हम मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई या पफबोल कहते हैं, और ये मिट्टी में भी उग सकते हैं, मिट्टी के अंदर भी हो सकते हैं, जो लट्ठे होते हैं उन पे भी, और वृक्ष के ठूंठों पर भी हो सकते हैं, और सजीव जो पादपों के अंदर परजीवी के रूप में भी ये उग सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं जैसे किट जिसको आप कहते हैं रस्ट बोलते हैं, और कंड यानी जिसको स्मट बोलते हैं, यानी किट एंड कंड यानी रस्ट एंड स्मट, ये रोग आपने सुने होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रोग पैदा करने वाले हैं, किट एंड स्कंड रोग यानी रस्ट एंड स्मट रोग उत्पन्न करते हैं। और इनका कवक जाल साखित एवं पटीय होता है, यानी अब आप कह सकते हैं वही कवक जाल साखित तो है लेकिन इस तरीके से पट पाए जा रहे हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेड था, अपटीय था, बाकी एस्कोमाइसिटीज में भी साखित व पटीय है, यहाँ पर भी साखित व पटीय कवक जाल है दोस्तों। अब यहाँ पर अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते हैं, है ना। एस्कोमाइसिटीज में थे, कोनिडिया थे, लेकिन यहाँ अलैंगिक बीजाणु नहीं है दोस्तों। फिर जनन कैसे करेंगे, तो बोले अलैंगिक जनन कायिक जनन के द्वारा करेंगे, यानी आप कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, और एक खंडन विधि द्वारा यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही करेंगे। अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते हैं, लेकिन इनमें लैंगिक अंग भी नहीं होता, लेकिन फिर भी लैंगिक जनन करते हैं। तो कैसे करेंगे, बोले लैंगिक अंग तो नहीं होता, लेकिन ये इनमें क्या करते हैं, दो कायिक कोशिकाएं जो होती हैं जो जीन प्रारूप से भिन्न भिन्न है, जिनका स्ट्रेन भी भिन्न है और उनका जीन प्रारूप भी, जीनोटाइप भी भिन्न है, उन दोनों कायिक कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, सबसे पहले बोले प्लाज्मोगेमी होता है। तो अब बोले लैंगिक जनन कैसे होगा, बोले पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी होगा, यानी दो अलग अलग स्ट्रेन वाली कायिक कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मोगेमी होगा, यानी उनका कोशिका द्रव्य का फ्यूजन होगा, और फिर उससे आप कह सकते हैं द्विकेंद्रिक यानी डाइकैरियन स्ट्रक्चर बन जाएगी, और लास्ट में आप कह सकते हैं जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं, यानी अब आप कह सकते हैं उसके अंदर क्या हो, बेसिडियम बन जाएगा उससे, इस स्ट्रक्चर से क्या बन गया, बेसिडियम। और बेसिडियम के अंदर क्या हो गया, यानी कुल मिला के जो प्लाज्मोगेमी हुई, यानी दो आप कह सकते हैं दो अलग अलग स्ट्रेन वाली जो आप कह सकते हैं सेल्स हैं उनमें फ्यूजन हुआ। तो फ्यूजन कैसे होगा, बोले ये एक हाइफी है जिसके अंदर अलग अलग कोशिकाएं हैं, ये दूसरी हाइफी है, अलग अलग कोशिकाएं हैं, इसके अंदर आप कह सकते हैं मान लीजिए ये कोशिका जो है इस कोशिका के साथ में जुड़ती है, फ्यूज होती है। तो बोले फ्यूज होने से क्या होगा, बोले दोनों कोशिकाएं फ्यूज होती हैं तो फाइनली क्या होता है, बोले एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी और डाइकैरियन स्ट्रक्चर इनटू न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसी को हम बोल देंगे बेसिडियम। इस बेसिडियम के अंदर बोले केंद्रक संलयन होगा, कैरियोगेमी होगा, यानी दोनों के मिलने से बोले अब एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा, और फिर मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से क्या होते हैं, फिर 4 बेसिडियम बीजाणु बन जाएंगे, 4 बेसिडियोस्पोर बन जाएंगे, यानी जिसको हमने बेसिडियम कहा था उसी के अंदर 4 बीजाणु बन जाएंगे। यानी इसी के अंदर क्या बन जाएंगे दोस्तों, बोले इसी के अंदर ऐसे 4 बीजाणु बन जाएंगे, 4 बीजाणु अलग अलग हो जाएंगे। वो तो इस तरीके से ये 4 जो बीजाणु बने हैं, ठीक है ना, ये 4 बीजाणु बने, इनको क्या बोलते हैं, बेसिडियम बीजाणु बोल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि बेसिडियम जो बीजाणु है ये जो बने हैं, ये बेसिडियम पर बहिर्जातीय एक्सोजीनसली उत्पन्न होते हैं। एक्सोजीनसली मतलब इस तरह बाहर की तरफ उत्पन्न होते हैं और ये बिखर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं बहिर्जातीय को ध्यान रखना है, बहिर्जातीय बनते हैं। अब बेसिडियम जो फलनकाय में अंदर होते हैं, इसके अंदर भी एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसके अंदर बेसिडियम होता है। जैसे हमने फ्रूटिंग बॉडी बताया एस्कोमाइसिटीज में, उसमें क्या बताया, उसके अंदर एस्कोकार्प थी, उसके अंदर एस्कस था, और फिर उसके अंदर एस्कोस्पोर था,
ठीक ऐसे यहाँ पर जो फलन का है फ्लोटिंग बॉडीज है उसको बेसिडियोकार बोलेंगे, उसके अंदर बेसिडियम है और बेसिडियम में क्या है, बेसिडियोस्पोर है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एगेरिकस है जिसको मशरूम ऑस्ट्रेलेगो, जिसको कंड तथा पेक्सिनिया जो किट फंगस बोलते हैं, तो ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। फिर देखिए नेक्स्ट क्लास है, लास्ट जो क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को प्राय अपूर्ण कवक बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, यानी पूर्ण नहीं है। यानी इन क्यों पूर्ण नहीं है, इनमें केवल लैंगिक अवस्था ही होती है, कायिक प्रावस्था ही होती है, सेक्सुअल स्टेज होती ही नहीं है। लेकिन जब इस फंगी की सेक्सुअल प्रावस्था की खोज हो जाती है तब उसे उचित वर्ग में रख दिया जाता है। उचित वर्ग का मतलब उसको हम किसमें, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर रख देंगे जैसे ही इसकी लैंगिक अवस्था पता चलेगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि इसमें केवल अलैंगिक बीजाणु से जनन होता है, लैंगिक जनन तो होता ही नहीं। और क्या बीजाणु बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। यानी सेम जैसे ही आपको कोनिडिया कहाँ बने थे दोस्तों, तो बोले कोनिडिया हमारे एस्कोमाइसिटीज में बने थे अलैंगिक बीजाणु, वैसे ही अलैंगिक बीजाणु बनेंगे। अब इसके कवक जाल को देखिए, पट्टी होता है, सेप्टेट होता है और शाखित होता है, यानी ठीक एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की तरह ही होता है। लेकिन कुछ सदस्य इसके बोले मृतजीवी होते हैं, मृतोपजीवी यानी सेफ्रोफाइट्स, और कुछ परजीवी होते हैं। लेकिन अधिकांश क्या होते हैं, अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, यानी जो भी अपशिष्ट है उसको डिकम्पोज कर देंगे और क्या कर देंगे, खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग करेंगे। तो ऑल्टरनेरिया एंड कोलिकोट देखिए कौन से एग्जाम्पल है, ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोड्रामा, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं वो ध्यान रखने हैं, क्लास का मेन फीचर याद रखना है, उसका कोई उपनाम है वो याद रखना है, कौन सा बीजाणु बन रहा है, लैंगिक बीजाणु कौन सा बन रहा है, अलैंगिक बीजाणु कौन सा बन रहा है, उसका जो हाइफी या फिर जो माइसिलियम है वो सेप्टेट है या एसेप्टेट है, ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों क्लास उम्मीद है पसंद आई होगी और ऐसी क्लास आपको मिलती रहेगी। और एग्जाम से पहले हम एनसीईआरटी को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम कम है और रियल में अभी एग्जाम 3 महीने के भीतर होने वाला है, यानी जुलाई में होने वाला है, तो टाइम कम है, इसलिए आप जिसने एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिया है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फटाफट से 10 मिनट में पूरे इस कंटेंट को, यानी 1 घंटे में पढ़ने वाले कंटेंट को 10 मिनट में रिवाइज कर सकता है। और जिसने नहीं पढ़ रखा है, जिसको एनसीईआरटी से डर लगता है या समझ में नहीं आ रहा है, वो एनसीईआरटी की इन इंपॉर्टेंट लाइन्स के थ्रू, यानी यहाँ इस वीडियो को देख के इन इंपॉर्टेंट लाइन्स को समझ सकता है, इनको ध्यान में रख सकता है, यानी ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसी क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है, थैंक यू।